हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीच फीवर आकाश। आज संविधान की जो तीसरी प्रमुख क्लास है इसको देखने वाले हैं और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो उसको कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रस्तावना को पढ़ने से पहले हमें इसकी रूपरेखा जाननी है तो उसको देखते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि संविधान की एक बैठक होती है जिसको कहते हैं संविधान की तीसरी बैठक। संविधान की तीसरी बैठक और तीसरी बैठक का आयोजन जो किया जाता है वह है 13 दिसंबर 1946 को किया जाता है। क्योंकि देखा जाए जो संविधान का प्रथम टॉपिक था इसमें इस टॉपिक को बताया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तीसरी बैठक में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा JL नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसका नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या कहलाया? प्रस्तावना, भूमिका, कुंजी, परिचय पत्र आदि के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह रूपरेखा स्पष्ट हो चुकी होगी कि प्रस्तावना का निर्माण कैसे होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो प्रस्तावना से संबंधित जो प्रमुख मामले होते हैं, अब जो मामले हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में याद रखिएगा। अब प्रस्तावना के बारे में जो मामले हैं और उनके नाम क्या हैं, तो उनके नाम हैं, एक तो मामला है बेरूबाड़ी मामला है, बेरूबाड़ी मामला। तो बेरूबाड़ी मामला 1960 का मामला है और यह मामला कहता है कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। यह मामला जो है वह संविधान मतलब जो प्रस्तावना है उसको यह भाग नहीं मानता है। जबकि इसके बाद जो नेक्स्ट है मामला जिसका नाम है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, इसके बारे में याद रखिएगा कि यह कहता है कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है। तो यह एक दूसरे के जस्ट अपोजिट मामले हैं और प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से अपनाई गई है। तो यहाँ से दो फैक्ट और तैयार होते हैं। जैसे प्रस्तावना को कहाँ से अपनाया गया है, तो अमेरिका से अपनाया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। जबकि प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से अपनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, इसको अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रस्तावना की विषय वस्तु पर। अब प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, तो उसको देखते हैं। तो प्रस्तावना की जो विषय वस्तु होती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। तो सर्वप्रथम पूछा जाएगा, एग्जाम में भी पूछ लेता है कि प्रस्तावना की विषय वस्तु में इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। जबकि देखा जाए कि यहाँ पर जो प्रमुख शब्द होते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं उनको देखेंगे। तो हम भारत के लोग, इसके बाद जो शब्द होते हैं उनको याद रखिएगा, जैसे संप्रभुता, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, 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 लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो इन शब्दों को प्रस्तावना की विषय वस्तु में देखा जाता है। लेकिन याद ये रखिएगा कि जब इन शब्दों के बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा तो यहाँ पर जो टॉपिक होता है वह कंप्लीट हो जाता है और कॉन्सेप्ट यहाँ से लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं प्रथम शब्द को। तो जो प्रथम शब्द है उसका नाम है संप्रभुता, यानी कि संप्रभु, संप्रभुता। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि मतलब जैसे मानिए कि भारत किसी देश पर डिपेंड नहीं है, किसी देश पर डिपेंड नहीं है, यानी कि जो अपना देश इंडिया है वह किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी को इनकी सीधा वर्ड इनकी कहा जाता है मतलब संप्रभुता, यानी कि आत्मनिर्भर, यानी कि आत्मनिर्भर कंट्री है। इसी को क्या मतलब कहते हैं, तो इसी को कहते हैं संप्रभुता। तो इसको याद रखिएगा, किसी देश पर निर्भर नहीं है और यह किसी भी मामले के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और स्वयं ही उसका निराकरण करेगा। तो इसी को संप्रभुता एकदम सरल भाषा में याद रखिएगा। इसके बाद जो द्वितीय शब्द आता है जिसका नाम होता है संप्रभुता के बाद समाजवादी। क्या शब्द होता है? समाजवादी।
तो समाजवादी की अगर बात की जाती है तो यह जो शब्द था यह प्रस्तावना में प्रारंभ में था ही नहीं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, जिसमें पहला शब्द समाजवादी था और दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द था अखंडता। तो याद रखिएगा कि 2 शब्द कौन से जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इनकी संविधान में 42वां अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किए जाते हैं, जिसमें समाजवादी के बारे में याद रखिएगा कि इंडिया का जो समाजवाद है वो गांधीवाद मार्क्सवाद का एक रूप है, गांधीवाद मार्क्सवाद का रूप है। और समाजवादी का अर्थ याद रखिएगा कि गरीबी, उपेक्षा, बीमारी का जो त्याग करे, एक ऐसा समाजवाद होना चाहिए। इसके बाद तीसरे शब्द की ओर चलेंगे, पंथ निरपेक्ष शब्द है। अगला शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष के बारे में क्या याद रखा जा सकता है, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसके बारे में याद रखा जा सकता है कि इसका अर्थ होता है कि भारत में सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। सभी धर्मों को कैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं, समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें देखा जाए आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 फंडामेंटल राइट्स में ये देखने पंथ निरपेक्षता का ये वर्णन करते हैं, जिसमें आर्टिकल 25 कहता है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, और 26 कहता है इसका प्रचार व प्रसार करेगा, और 27 कहता है कि धार्मिक संस्थानों पर टैक्स नहीं लगेगा। जबकि 28 क्या कहता है कि धार्मिक संस्थान खोलने की आज़ादी। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के बारे में याद रखिएगा कि लोकतंत्र के एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 प्रकार हम कह सकते हैं, या दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब एक सीधा सा याद रखिएगा कि जिसमें मानिए कि जिसे सीधी तरह से मतलब जैसे 18 वर्ष की आयु जिसे चुनता है, 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति, जैसे मानिए कि यह सांसद की बात की जाती है, एमपी की बात की जाए, या विधायक की बात की जाए, या प्रधान की बात की जाए, इनकी इसमें जो 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति मत देता है तो उसे प्रत्यक्ष कह सकते हैं। लेकिन अब देखा जाए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में कोई भी व्यक्ति मत नहीं देता है, मतलब 18 वर्ष की आयु वोट नहीं करेगा, तो इसे हम इनडायरेक्ट मान सकते हैं। तो इसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसी के 2 औजार होते हैं। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट जो शब्द है उसको देखते हैं। आज जो नेक्स्ट शब्द को देखते हैं उसका नाम है न्याय। तो न्याय के बारे में याद रखिएगा, न्याय को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि मतलब जैसे मानिए कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को देखकर उसका उपहास नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखकर उपहास नहीं किया जाएगा। जबकि नेक्स्ट वर्ड है स्वतंत्रता। नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के बारे में याद रखिएगा कि स्वतंत्रता का सीधा सा तात्पर्य यही है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता का सीधा सा अर्थ यही है कि जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वह संविधान के दायरे में रह के करेगा, और इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इस तरह से याद रखिएगा कि इसको 5 प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। और याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद जो अगला शब्द आता है समता। स्वतंत्रता के बाद जो अगला शब्द आता है उसका नाम क्या है, समता। समता का सीधा अर्थ कह सकते हैं समानता। समता मतलब सभी व्यक्तियों के लिए कानून कैसा होगा, समान होगा। सभी के लिए कानून समान होगा, सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसी का वर्णन यह शब्द करता है जिसमें क्या होता है, समता का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से 2 आर्टिकल भी याद रखिएगा, जैसे आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। 325 आर्टिकल कहता है अगर किसी भी व्यक्ति का मताधिकार सूची में नाम है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। जैसे दूसरा मतलब 326 क्या है, तो 326 का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए विधानसभा और लोकसभा की बात की जाती है। विधानसभा लोकसभा को देखा जाए तो इनका जो निर्वाचन होगा वो है वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार प्रणाली यानी कि जिसमें 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति वोट करेगा, तो ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो अंतिम शब्द है जिसका नाम है बंधुत्व, जिसका नाम है बंधुत्व। अब बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। और जिसके लिए देखा जाए तो एक आर्टिकल देखा जाए 51A, 51A ये भी उल्लेख करता है। जैसे क्या कहता है ये 51A? तो 51A जो है वह 4A भाग में आता है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख मिलता है। तो 51A कहता है कि मतलब प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह मतलब राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे।